आसानी से मिलती नहीं है, मिलती है तो प्योर नहीं मिलती है। दूसरी बात महंगी मिलती है। तीसरी बात बहुत सेंसिटिव है, हर जगह बहुत जल्दी सर्वाइव नहीं करती है। बिहार में जितने भी जमुनापारी की रिपोर्ट हमारे पास है वो जाके मरी गई, समझे ना? तो जमुनापारी की तरफ ज्यादा न भागो, उसके लिए ज्यादा रेजिस्टेंस पावर वाला ब्रीड है सिरोही, जगराना, बीटल, बरवरी, समझे? इन ब्रीडों को पालो। ब्लैक बंगाल तो होगी है ही, ब्लैक बंगाल को उन्नत करने की बहुत जरूरत है। ब्लैक बंगाल की पोजीशन तो मैंने ये देखी, बंगाल में जब मैं गांवों में गया तो वहां कुछ गांव तो मुझे ऐसे मिले कि जो ब्लैक बंगाल ने 3 या 4 बच्चे देती है। ब्लैक बंगाल, हेलो, हाँ जी, हाँ गौतमी बोल रहा हूँ भाई। नमस्ते भैया। हाँ भैया, मैं थोड़ा एक लेक्चर दे रहा हूँ, लेक्चर के बाद मैं आपको बात करता हूँ, ठीक है? उसके बाद में आप ये ब्रीड और जो ब्लैक बंगाल है उसको उन्नत कर लीजिए। उस बंगाल के गांव में क्या हुआ कि वो 3 बच्चे देती थी ना, 1 बच्चा रखते थे, 2 बच्चे उसी दिन काट के खा जाते थे, उसी दिन। भाई ऐसा क्यों करते हो? सब मर जाएंगे, इससे कम से कम 1 दिन दावत तो हो जाएगी। मर क्यों जाते हैं कि इसके पास भूख के कारण इसके बच्चे मरते हैं। बच्चे तो 4 दे दिए, दूध 100 ग्राम है, और 100 ग्राम दूध में 4 बच्चे थोड़ी बन जाएंगे, वो मर जाते हैं। अगर इसको एडिशनल दूध या कृत्रिम दूध जो भी बताया है इन्होंने, ये दिया जाए तो इसके बच्चों को बचाया जा सकता है। प्रोडक्शन में इसका कोई जवाब नहीं है। ये जो है साल में 2 बार बच्चे देती है और 1 बार में 3 या 4 बच्चे देती है ब्लैक बंगाल। छोटे छोटे जरूर है, लेकिन 25-25 किलो को होंगे तो 100 किलो मीट मिल जाएगा। हालांकि ब्रीड के बारे में मेरी बहुत सारी कविताएं, उनमें से कविता का ये कड़ी है जो मुख्य सार है कि ब्रीड सभी है एक सम अंतर अजगन गोए, कम बच्चे दोते अजा वो कितना भारी हो। जो बकरी, अजा माने बकरी, जो बकरी कम बच्चे देती है वो बच्चा भारी होता है। ज्यादा बच्चे, जल्दी बच्चे देने वाली के बच्चे हल्के होते हैं। तो ब्रीड सभी बराबर है, किसी को पाल लो। देखना ही है कि जो पालते हैं उसे ढंग से पालो। ऐसी धरती किसी ब्रीड में नहीं फट रही है कि वो जाते ही जाते तुम्हें करोड़पति बना दी। समझे ना? सब ब्रीड बराबर ही लाभ देते। जैसे मान लीजिए बरबरी ली, बरबरी से तुम्हें मान लीजिए साल में 3 बच्चे मिल गए, 4 बच्चे दिए उसने, 2 का रेशियो लगा दी, 1 मरने के लिए रख लो, 3 बच्चे बचे, और 3 बच्चे उसके 75 किलो के हुए, और बीटल ने दे दिए 2 बच्चे, या 1 ही दिया मान लो बाई चांस, और वो 1 ही 80 किलो का हो गया, तो मीट तो आपको बराबर ही मिला ना, क्या फायदा हुआ? तो कुल मिला के जो लाभ का रेशियो वो बराबर ही आता है ब्रीड का, और इसीलिए सारे ब्रीड पाले जा रहे हैं। अगर ऐसा होता कि कोई ब्रीड विशेष बहुत बड़ा लाभ दे देता तो सब बकरियों को मार मार के खा जाते और पूरे हिंदुस्तान में वो एक ही ब्रीड दिखाई देता। इसलिए देखना हमें ये कि कौन सी बकरी हमारे सर्वाइव करती है। 10-10 बकरियां 4-5 ब्रीड की खरीद के देखो, पालो उन्हें। अगर लग रहा है कि ये ब्रीड हमारे यहाँ सही ग्रोथ कर रहा है, उस ब्रीड पे आगे बढ़ जाओ। जो नहीं कर रहा उसको छोड़ दो, देख दो। तो ये प्रैक्टिकल अनुभव होते हैं क्लाइमेट के अपने अलग अलग। तो ये सब देखना, ये बकरी इतना लाभ देती है, यूट्यूब वालों से सुन के, ये सुन के घर में तो होने की जरूरत नहीं। खुद प्रैक्टिकल करिए, अपने यहाँ कौन सी बकरी सर्वाइव करती है, लाभ सभी बराबर देती है। तो ब्रीड में से आप अपने आप निश्चित करेंगे हमें कौन सा ब्रीड पालना है। वैसे मैंने आपको 5-7 ब्रीड जो सजेस्ट किए वो सर्वाइव अच्छा करते हैं। अब आप क्या करते, करेंगे या नहीं करेंगे, ये आपको देखना। ठीक है भैया? अब खरीदते समय किस चीज का ध्यान रखना है? खरीदते समय हम मान लीजिए कोई हम ब्रीड खरीद रहे हैं, तो वो देखो कि वो प्योर है कि नहीं। प्योर के लिए तो आप फोटो देख के ही पहचान सकते हैं।
बाहरी शरीर से पता लग जाएगा, नाक की बनावट, बालों का होना, जैसे जमुना पारी है उसकी उठी हुई तोता जैसी नाक होती है, पीछे फुट्टे पे बड़े बड़े बाल होते हैं, बीटल की कंजी आंखें होती हैं, सफेद, समझे ना, परवरी है वो सफेद और लाल धब्बे होते हैं और मझोले कद की होती है, वो पहचान हो गई। लेकिन पहचान में देख के ये कैसे अनुमान लगाया जाए कि ये बकरी अच्छी है? तो देखो उसके थन देखो, थन सुडौल है कि नहीं, थन टटोल के देखो कोई गांठ वाठ तो नहीं है, थन एक बराबर के हैं कि नहीं, कोई छोटा बड़ा तो नहीं है, थन में से थन तो नहीं उपज रहा है, थन में से छोटे छोटे थन उपजते रहते हैं। ये कमियां हैं, इन कमियों को ध्यान में दें। फिर शरीर को देखें कि बकरी थोड़ा गर्दन लंबी है कि नहीं, पैर स्ट्रेट तो नहीं, थोड़ा एंगुलर पैर होंगे तो क्या है, अगले पैर एंगुलर होंगे तो यहाँ हार्ट और लंग्स होते हैं, तो जिसमें हार्ट और लंग्स को फैलने के लिए ज्यादा जगह मिलेगी, ज्यादा जगह मिलेगी तो उसके हार्ट और लंग्स मजबूत होंगे, और हार्ट और लंग्स मजबूत होंगे तो बकरी में रोगों से लड़ने की ताकत ज्यादा। समझ में आएगी ना ये बात? पीछे के पैर एंगुलर होंगे तो पीछे क्या होती है, ओवरी, ओवरी और उसका जो है गर्भाशय, समझे कि नहीं, उसमें बच्चे बनते। अगर एंगुलर है तो फैले रहेंगे, स्ट्रेट है तो दबी रहेगी ओवरी, दबी ओवरी में बच्चे कम मिलेंगे और बनेंगे तो कमजोर बनेंगे, और ओवरी को फैलने के लिए जगह ज्यादा मिलेगी तो बच्चे ज्यादा बनेंगे और स्वस्थ बनेंगे। तो पिछाई पुट्ठा भारी होना चाहिए, वो उसकी रीढ़ की हड्डी है वो थोड़ी सी कर्व देके ऊंची भी हो, जिससे ऊपर को भी जगह ज्यादा मिले, एकदम स्ट्रेट नहीं। ये ऊपर के देखने के लक्षण है। बाकी भैया उसके जो बच्चा देने की क्षमता, दूध देने की क्षमता, वो आप दूध थनों से उससे अनुमान लगा सकते हैं। घाट देख के पता लग जाता है कि ये कितनी पवित्र गंगा है। ऐसी गाय भैंस के नीचे भी हम अब उसका घाट या अडल देख के ही पता करते हैं कि इसके अंदर दूध होना चाहिए। अडल देखिए, अडल सही है कि नहीं, थन सही है कि नहीं, आंख नाक कान कोई चोटिल या वो तो नहीं है, कमजोर तो नहीं है, हड्डियां तो नहीं निकल रही हैं, ये सब चीजें नहीं, ये ऊपर से देखना। अंदर के आनुवंशिक लक्षण आपके फार्म पे जाके पता लगेंगे। अगर कोई गलत बकरी आ गई है तो कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं हो गया, जितने की खरीदी है उतने बिक जाए, और बढ़िया ढूंढ के लो, समझे ना। और खरीदते समय ये ध्यान विशेष रखना है कि कीमत मीट के रेट की आधी होनी चाहिए। जो मीट का रेट चल रहा है उसके आधी में उसका खड़ा रेट हो, क्योंकि बकरी में 50 से 55% तक मीट निकलता है, तो उसके मीट की कीमत देनी है जो आपको कभी भी मिल जाएगी, घाटे का सौदा नहीं होगा। अगर आपने बहुत ज्यादा कीमत में खरीद लिया, मतलब मीट बिक रहा है 500 रुपए किलो और बकरी खरीद रहा है तुम 400 रुपए किलो, तो वो बकरी तुम्हें बीमार रहेगी या कोई दिक्कत रहेगी या उसे बेचना पड़ा तो वो फिर 250 रुपए किलो में बेचेगी, तो 150 रुपए किलो का नुकसान होगा कि नहीं। तो क्यों ना हम 250 रुपए किलो से ज्यादा खरीदेंगे। मीट अगर 500 रुपए किलो है, पता लगा लो मार्केट में मीट के भाव चल रहा है, और बकरी खरीदते कीमत लगाते समय ध्यान रहो कि आधे से ज्यादा तो ना जा रही कीमत, आधे से ज्यादा जा रही है तो आप ठगे जा रहे हैं, आपसे पैसा ज्यादा लिया जा रहा है, आधे तक उसकी भरपूर कीमत है, कम करने हुआ आपको मुकद्दर, आधे से कम में का ऊपर हाथ मार लाओ तो बहुत बढ़िया बात, लेकिन आधे तक ही लो, उससे ऊपर मांग रहा है मत दो, क्योंकि वो घाटे का सौदा नहीं होगा। वो बेचनी पड़ी तो वो अपनी कीमत चाहे जब दे देगी। बात समझ में आ गई कि नहीं? क्यों लगा रहा हूं मैं हर चीज में। ये बकरी खरीदते समय सावधानी हो गई था। अब इस सारी चीजों को देखते हुए अगर बकरी आपको बहुत दूर से लानी है तो वहां जो भी कॉन्ट्रैक्टर है या जिस आदमी से भी आपने बकरियां खरीदी है उससे ये कमिटमेंट कराएं कि भैया हम अपने आगे पीपीआर का वैक्सीनेशन कराएंगे और हमारी बकरियां 7 दिन तुझे रखनी है, चारा और उसका पैसा हम देंगे।
जो खर्चा आएगा 7 दिन का चारे पे वो हम देंगे। 7 दिन बकरी हमें यहीं रखनी है और 7 दिन के बाद लोड करेंगे। कभी भी पीपीआर उसी दिन लगा के दूसरे दिन बकरियां लोड मत करना, और बगैर पीपीआर इंजेक्ट कराए भी लंबी यात्रा कराना खतरे से खाली नहीं, क्योंकि पीपीआर का वायरस तभी सक्रिय होता है जब बकरी स्ट्रेच लेती है, तनाव लेती है, और तनाव बकरी उस समय सबसे ज्यादा लेती है जिस समय बकरी ट्रैक में होती है। उस समय हमारे किसी बच्चे ने बस नहीं देखी है या हवाई जहाज नहीं देखा है, अचानक उसको हवाई जहाज में डाल दिया जाए और उसकी दम निकल जाएगी। मैं तो एक बार ये लंबे वाले झूले आते हैं ना, ये जो आप बहुत ऊंचे जाते हैं नहीं, ऐसे झूले में बैठ गया भाई साहब, मरा नहीं, मेरी 36 कर दो। जिस समय वो नीचे आता था मुझे ऐसा लगता मेरी छाती फटी और मैं मरा, समझेंगे। अब बकरी में तुमने लाद दिया ट्रक में, अब मचा रहा है बकरी को, कोई दिखाई दे रहा, न चारा न पानी न बराबरी न कोई समाज, और तो मर गई। अब तो हम गए अल्लाह मियाँ के पास। तो कुल मिला के उस समय उसको भारी स्ट्रेस होगा, और स्ट्रेस जिस समय चाहे जानवर को चाहे इंसान को, जिस समय जो कहते हैं जब धांधू को रपटे पाम और तब कमजोर को रपो था, समझेंगे ना। एक अच्छे पहलवान का पैर रपट जाएगा तो कमजोर उसने थप्पड़ मार के भाग जाएगा। तो ये बैक्टीरिया और वायरस जो है ये इंतजार करते हैं कि कब इसकी जो है इम्यूनिटी है, यानी रोगों से लड़ने की जो ताकत है वो कब कम हो, और जैसी कम होती है उस पर हमला बोल देती है। और जिस समय आदमी तनाव में होता है उस समय आदमी हो जानवर हो उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता 0 तक पे आ जाती है, और उस समय हमें बैक्टीरिया वायरस, जो इसीलिए तो कहते हैं चिंता है बड़ी चिता से भी नर को निर्जीव बनाती है, मुर्दे को चिता जलाती है, चिंता जीते को खाती है। हाँ जी बताएं। जैसे आपने पहले कहा था कि लोकल मार्केट से बकरियां खरीदनी चाहिए, वही मतलब बड़ी करनी चाहिए उनसे ही। मैंने ये कभी नहीं कहा लोकल मार्केट से खरीद, लोकल मार्केट से मतलब लोकल गांव के किसानों, गांव के किसानों से। लेकिन जब हम अलग अलग जगह से लाएंगे तो वैक्सीनेशन कब करेंगे? हाँ, अगर आप लोकल जगह से खरीद के ला रहे हैं तो ट्रक में लाद के नहीं लाओगे, चराते हुए लाओगे, कोई स्ट्रेच नहीं लेगी बकरी। अपने यहाँ आके वैक्सीनेशन कर लो। नहीं वैक्सीनेट तो कर लेंगे, लेकिन जैसे कि उसमें 15 दिन में इकट्ठी हुई इतनी बकरियां हमने ली, तो फिर कब करें उनका इकट्ठा? जब आप 100 बकरी इकट्ठी कर लो तब करो, क्योंकि एक बाइल 100 ml की आएगी और एक बार बाइल खुलने के बाद बेकार हो जाती है। अगर आप 10 बकरियां लाए हो, 10 बकरियों में पीपीआर लगा दी 90 ml खराब होगी, क्योंकि खुलने के 2 घंटे बाद वैक्सीन फिर वैक्सीन के लायक नहीं गई। बच्चन के तो करनी, बच्चन और हेमा मालिनी ये रेखा इनके नहीं करनी, यानी 3 महीने से ऊपर के जानवर को करनी, ठीक है। मान लीजिए सर अगर 3-4 घंटे का इंटरवल हो बकरी लाने के लिए, 3-4 महीने का घंटे का अगर 3-4 घंटे का सफर हो, हाँ ना 3-4 नहीं, ये 10-12 घंटे का जब सफर होता है, 3-4 घंटा में जब तक इम्यूनिटी डाउन होती है उससे पहले उतर जाती है। ऐसे थोड़ी है कि इम्यूनिटी बिजली के करंट की तरह बल्ब की तरह से बुझ जाती है, वो धीरे धीरे तो कम होगी, स्ट्रेस बढ़ेगा, इम्यूनिटी डाउन होगी, समझे ना। ये मैं लोकल व्यावहारिक तरीके से समझा रहा हूँ, लेकिन बहुत लंबा सफर है, 12-14 घंटे लाजमी है, तो वैक्सीनेशन कराएं। और भैया 7 दिन आना है तो कम से कम, क्योंकि 7 दिन दवाई क्यों कह रहा हूँ कि इंजेक्शन लगाने के 3 रूट हैं। एक रूट है इंट्रावीनस, वीनस मतलब नस में लगाना। नस में इंजेक्शन उन्हीं दवाओं का लगाया जाता है जिन दवाओं का असर हमें घंटे 2 घंटे में ही शरीर में करना होता है। एक होता है इंट्रामस्कुलर IM,
यानी मांस में वो दवाई इंजेक्ट की जाती है जिसका असर हमें शरीर में 24 घंटे के अंदर करना। और एक होता है सबकुटेनियस SC, ये लिखे रहते हैं रूट हर इंजेक्शन पे। SC रूट का मतलब है न मांस में न नस में, यानी खाल के नीचे, मांस से ऊपर खाल के नीचे, मांस में सिरिंज न जाए। और वो जो रूट है वो उन दवाइयों का है कि जो दवाई हमें 7 दिन के अंदर शरीर के अंदर फैलानी है। और ये वैक्सीन 7 दिन में क्यों फैलानी है? हम तो 1 घंटे में ना फैला दें, उससे बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। क्यों 7 दिन में, क्यों सबकुटेनियस वैक्सीन देना क्यों आवश्यक है, वो मैं आपको बताता हूं। कोई भी बाहर की चीज, चाहे वो बैक्टीरिया हो, वायरस हो, वो अगर शरीर के अंदर जाता है तो हमारे शरीर की श्वेत रक्त कणिकाएं उस पर धावा बोल देती हैं, क्योंकि ये ऑटोमेटिक उस मालिक का बनाया हुआ नियम है कि जो नुकसान पहुंचाने वाली चीज शरीर में आएगी तो शरीर का प्रतिरोधी तंत्र उससे लड़ेगा। अगर जीत गया तो नुकसान पहुंचाने वाली चीज मर गई, और हार गया तो बीमार हो गया, यानी वो चीज हावी हो गई। अब वो जो वैक्सीन होती है वो क्या होती है, उसी बीमारी का विषाणु होता है, लेकिन उसको बना दिया जाता है आतंकवादी। जैसे हमारे आतंकवादी जो तैयार किए जाते हैं तो उनको अपनों का ही दुश्मन बनाया जाता है। मान लीजिए अपने माँ बहन भाई कोई भी आ जाए गोली मार दे सबके, तेरे लिए कोई नहीं है, तू अलग है। तो उनको उन बैक्टीरिया वायरस को ये ट्रेनिंग दी जाती है कि तेरा किसी से कोई नाता नहीं है, अब तुझे मरना है। तो उसको जो है आतंकवादी बनाकर अपने ही परिवार, अपने ही जनों के लिए, अपने ही जैसे दूसरे वायरस के लिए उसका दुश्मन बनाकर नैन में उसके स्वभाव को परिवर्तित करके एक बोतल में बंद कर दिया जाता है, और उसको फिर AK-47 पकड़ा के और उसको फिर खून के अंदर इंजेक्ट, वो होता है सबका रूट से वो डाल दिया जाता है। अब वो ब्लड में पहुंच गया और AK-47 लेके तैयार खड़ा। अब जैसे ही उसका साथी आया दूसरा, वो अपनी AK-47 शुरू की, धनाधन था, उसको मार दिया। हमारे प्रतिरोधी तंत्र को तो काम करने की जरूरत नहीं पड़ी, उसी के भाई ने उसे मार दिया। वो उसका नाम है वैक्सीन। आगे समझूंगा। अब 7 दिन में क्यों फैलानी है कि चाहे दोस्त हो चाहे दुश्मन, हमारे घर आवेगा तो पहले ही दिन हम बाको विश्वास नहीं कर लेंगे ये हमारा मित्र है या शत्रु है, इसका पता तो व्यवहार करने के बाद ही तो पता लगेगा। अब पहले दिन हम तो विश्वास करेंगे नहीं, नहीं कैसा है, कौन है, क्या करेगा। तो हमारे शरीर का प्रतिरोधी तंत्र भी उस वायरस पर भरोसा नहीं करता है और वो उसका भी जबरदस्त विरोध करता है, और इसी की वजह से वैक्सीनेशन के बाद बुखार आता है। अभी जो कह रहे हैं ना कि वैक्सीन के बाद बुखार आ सकता है, हमारे वैज्ञानिक बता गए, आपने भी सुन लिया, मैं भी सुन रहा था, लेकिन मैं क्वेश्चन नहीं कर रहा था। वो वैज्ञानिक मुझे गौतम जी पढ़ाने नहीं दे रहे। भाई बुखार क्यों आ जाता है ये तो बताओ। बुखार इसलिए आता है कि उसको हमारा शरीर स्वीकार नहीं करता है, चाहे वो भली उसका मित्र है, वो उसका विरोध करता है। और शरीर के अंदर जब भी विरोध होगा, शरीर में जो टेम्परेचर है, तापमान है, वो बढ़ जाएगा। बुखार कोई बीमारी नहीं। बुखार किसी बीमारी, किसी बाहरी चीज का शरीर के अंदर प्रवेश हुआ है और वो हमारा प्रतिरोधी तंत्र से लड़ रहा है, उस लड़ाई से पैदा होने वाली गर्मी का नाम बुखार है। समझे नहीं? अगर टीका लगने के बाद हमारे बच्चे को बुखार आता है तो हमें घबराना नहीं, खुश होना चाहिए। यानी हमारे बच्चे के अंदर रोगों से लड़ने की ताकत बहुत है। जितनी जोर से प्रतिरोधी तंत्र लड़ेगा
बुखार उतना ही तेज आएगा और जोर से तो वही लड़ेगा जिसके अंदर ताकत हो। अब एक बच्चे के मुकाबले में थोड़ी लड़ लूंगा, इसके अंदर ताकत है, ये लड़ेगा। इसके अंदर क्रोध भी ज्यादा आएगा, आंखें भी लाल हो जाएंगी, चेहरा भी तमतमा जाएगा। मेरा चेहरा ही सिकुड़ चुका है तो तमतम आएगा क्या, समझे? तो कुल मिला के इस बकरी को भी अगर बुखार आ रहा है तो आप समझ लो ये बकरी हमारी अच्छी क्वालिटी की है। घबराओ मत, वैक्सीन के बाद बुखार आ गया है तो खुश हो कि बकरी के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता ज्यादा है। और 7 दिन में अगर एकदम दवाई शरीर में फैल जाए तो पूरे शरीर में हड़बड़ाहट होगी और बहुत तेज बुखार आएगा, बकरी को नुकसान हो सकता है। लेकिन जब दवाई धीरे 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 पूरे शरीर में 7 दिन में फैलेगी तो हमारा प्रतिरोधी तंत्र समझ जाएगा कि हमारा शत्रु नहीं मित्र है और फिर उसे वो स्वीकार कर लेगा, बुखार उतर जाए। इसलिए भ्राताश्री ये इंजेक्शन जो है सब कुटेलिजन से लगाए जाते हैं, आगे चलो खाल के नीचे लगाए जाते हैं, जिससे ये दवाई धीरे धीरे फैले और हमारा शरीर उस वायरस को स्वीकार कर ले। आएगी जब बात समझ? ऐसे वैक्सीनेशन का अवेयरनेस तो ना बताया। अब आएगा वैक्सीन समझ में तुम्हारी पूरी कहानी कैसे सावधानी में देनी है और क्यों देनी है और बुखार आ जाता है तो परेशान क्यों नहीं होना, खुश क्यों होना, ठीक है? तो ये और वैक्सीन तो आपको बताई जा चुकी है। पीपीआर 3 साल में एक बार, एक बकरी को 1 ml खाल के नीचे, ईटी 2 ml लगानी है तो साल में एक बार, 1 ml लगानी है तो 6 महीने बाद, और बूस्टर खुराक लगानी है तो फिर 1 साल बाद, बूस्टर नहीं लगानी है तो 6 महीने बाद, ठीक है? एफएमडी का एक ही आता है बायोबैग, गहरे मांस में लगता है, उसको गहरे मांस में लगा दीजिए। साल में एक बार लगा दो, 6 महीने बाद लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। वो खुरपका मोहपका और गलघोंटू जो आता है घर का, उससे बच जाएंगी आपकी बकरियां। गॉट बॉक्स का साल में एक बार 1 ml, ये वैक्सीन आपको लगानी है हर हाल में नियम। एक वैक्सीन में कम से कम 10 दिन का अंतर देना। 10 दिन का अंतर क्यों देना है? वही वायरस फैलने की समस्या कि पहली वैक्सीन के तो 7 दिना में फैलना, अब 7 दिना में तो बड़ी मुश्किल से हमारे शरीर ने वो पहलो स्वीकार करे हुए, 3 दिना आराम तो कर लेंगे हुए, 3 दिना बाद दूध उड़ा तो बोले अगर आज लगा दो पीपीआर, कल लगा दो ईटी, अब शरीर को प्रतिरोधी तंत्र, सरदार जी इतने लक्ष दे रहे कि भैया इतने रह रहा हूं तो मैं कितने बचूंगा भैया, या तो पहले इनके सेक्टर लूंगा बात कर इनके सेक्टर। तो इसलिए उसमें अंतर देना आएगी ना आएगी बात। वैक्सीन में 10 दिन का अंतर क्यों रखना है? बूस्टर खुराक 21 दिन बाद इसलिए दी जाती है कि वो वायरस हमारे शरीर में स्वीकार कर लिया। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो वायरस अपना स्वभाव बदल गया हो, उसका इरादा बदल गया हो, मित्रता के बजाय उस लड़ाई में शत्रुता में परिवर्तित हो गया हो। तो 21 दिन बाद लगा के देखते और फिर जब कोई दिक्कत नहीं आती है तो समझ लो हमारे शरीर ने आराम से स्वीकार कर लिया। अब ये वायरस कोई दूसरे अपने भाई को हमारे खून में नहीं घुसेगी। ठीक है भाई साहब, ये वैक्सीनेशन हो गया जो आपकी समझ में आ गया। वैक्सीनेशन ये मैं बकरी खरीदते समय पीपीआर को कराना जरूरी है, बाकी आप अपने फार्म पे आकर करा सकते हैं। ठीक, ये बात आई समझ में। अब इसके बाद में आगे चलते बकरी खरीद लाने के बाद बकरियों को अपने बाड़े पर लाके अलग अलग बाड़ों में रखना है। गाभिन बकरी अलग, सूखी बकरी अलग, बच्चे अलग, ब्रीडर बकरी अलग, खस्सी बकरी अलग। उसी 60 फीट में 60 बकरियां लाओ, छोटे छोटे 3-3 बांस लगा दो बीच में, जो उसमें बकरी निकल नहीं सके, या कोई प्लास्टिक की जाली वगैरह या कुछ भी लगा दो। बांस की बना के वो आती है ना मंडियों में, जो
बांस की वो बन जाती है, वो बना के लगा दो, कम कीमत को कम करके, और ऐसा पार्टीशन कर दो कि एक दूसरे में भी नहीं, बगैर गेट बोले नहीं जाता। एक 60 फीट के में ही कर दो, कोई जरूरी नहीं 11-12 शुरू में ही बनो, लेकिन रखो अलग अलग। अगर मान लीजिए कोई बकरी बीमार हो जाती है तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, भाई साहब बताएंगे पीछे वाले। आपकी बकरी बीमार हो गई फार्म पर, सबसे पहले क्या करेंगे आप? सबसे पहले उसको अलग बाड़े में रखेंगे। धन्यवाद। इसका मतलब है हमारी मेहनत रंग आई। सबसे पहला काम बकरी को अलग करना, इलाज पीछे। भाई साहब क्यों अलग करेंगे? हम ना कर रहे अलग करने से क्या फायदा है आपको? इससे अलग करने का फायदा ये होगा कि वो इन्फेक्शन दूसरे बकरियों में नहीं फंसे। भाई क्या हम इसलिए अलग करेंगे कि जो एक बकरी हमारी जो इन्फेक्टेड हो चुकी है वो अन्य बकरियों को इन्फेक्शन न फैले, क्योंकि वो एक सामूहिक रहन सहन है, समझे कि नहीं? अगर एक बच्चे को उल्टी हो रही है और 100 बच्चे एक हॉल में है तो उस एक उल्टी वाले बच्चे को बाहर निकाल दो, नहीं तो बाकी बच्चे भी संक्रमित हो सकते। तो सबसे पहले बकरी को बाहर निकालना है, लक्षणों का पता करना है, लक्षणों के आधार पर इलाज अगर आप जान गए तो खुद करिए। वेटरनरी डॉक्टर को बुला रहे हो तो उस पर बिल्कुल भरोसा मत करिए, क्योंकि वेटरनरी डॉक्टर बड़े बड़े पशुओं का इलाज करते करते बकरियों का इलाज करना भूल चुके हैं। इसलिए उनसे आप उनके ध्यान रखें कि ये कौन सा इंजेक्शन दे रहा है, और सब हमारे डॉक्टरों ने तुम्हें लिखा है वो सही दे रहा है कि नहीं। अगर तुम्हें लग रहा है कि इनकी समझ में नहीं आ रही है तो हमारे डॉक्टर तिवारी या चतुर्वेदी से उनकी बात करा दो, कौन लगा तब उन पर इलाज करा कि डॉक्टर साहब जरा इन्हें बताएं ये लक्षण है, क्या इलाज होगा। तो इस तरीके से वो आपस में कंसल्ट करेंगे और अपना आपका सही इलाज हो जाएगा। तो कुल मिला के उसका, और जब तक बकरी स्वस्थ नहीं हो जाती है तब तक बाड़े में वापस नहीं आएगी, और जो आदमी काम करने वाला है वो भी स्वस्थ जानवरों में काम करने के बाद बीमार जानवरों में जाएगा, और बीमार जानवरों में जाने के बाद सीधा घर जाएगा, लौट के वहां नहीं आएगा, नहाएगा, कपड़े बदलेगा, तब आएगा। नहीं, बकरी को अलग करने का कोई लाभ आपको नहीं मिल पाएगा। ठीक है भाई साहब? चूने का नियमित छिड़काव करना है, सफाई का विशेष ध्यान रखना है, पानी की नान को प्रतिदिन चूने से नहीं तो कम से कम दूसरे दिन चूने से पुतवाना है, दीवारों की 15 दिन में पुताई करानी है जो 1-1 मीटर की चुनी हुई है, टिपिंग के पानी की उसमें छिड़काव करना है, मैंगनी या अन्य चीजें बिल्कुल साफ करानी है नियमित सुबह शाम, नहीं तो कम से कम एक बार। मिट्टी अगर गड्डी हो गई है तो खेत में डाल के वहां से साफ मिट्टी डालनी है। सफाई जितनी ज्यादा, बीमारी उतनी कम, लाभ उतना ज्यादा। पानी साफ पिलाना है, वैक्सीनेशन समय से कराना है, साल में 2 बार निवारण, परजीवी नाशक दवा साल में 2 बार, एक वर्षा से पहले और एक वर्षा के बाद। चाहे पेट में कीड़े हैं चाहे नहीं है, 2 बार तो आपको, एक बार वर्षा से पहले और एक बार वर्षा के बाद एल्बेंडाजोल की गोली, फेनबेंडाजोल, फेनाजोल, ये तमाम डॉक्टर लिखवा के गए, इनको देना है। और एक दवा को एक बार देने के बाद दोबारा उसे रिपीट नहीं करना। रिपीट का मतलब ये नहीं कि कभी रिपीट नहीं करना, जैसे इस बार दी है तो अगली बार वो नहीं देनी, समझे बाकी? ये विशेष ध्यान रखना। टिपिंग कभी करानी है जब झूठ गिल्ली वगैरह बकरी के दिखाई दे, व्यर्थ में इसको कभी मिलाने की कोशिश न करें। इसमें ब्रशिंग कैसे की जाती है, ब्रशिंग करवाते रहो, लेवर खाली हो तो वो मैं वहां करके दिखाऊंगा आपको प्रैक्टिकल। कभी भी जमीन पे डाल के चारा नहीं खिलाना है, उससे क्या है कि एक तो चारा बर्बाद होगा, दूसरा चारा दूषित होगा, मिट्टी में भी रोग के कीटाणु है, मैंगनी पेशाब कर जाएगी उसके ऊपर, आधे से ज्यादा चारा बिगड़ जाएगा, और सबसे ज्यादा फीडिंग पे खर्च आता है। इसलिए आपको चारे की बर्बादी को बचाने के लिए ऐसे फीडर बनाने कि बकरी सिर्फ मुंह डाल सके, उस पर पैर रख के चढ़ नहीं सके। नहीं तो फीडर बना दो,
बकरी इतनी बदमाश होती है जब फीडर में चढ़ जाएंगी तब खाएंगे, नहीं कह रहे आप। समझे? तो वो इस तरीके से उसमें जाली वगैरह ऐसी फिट कराओ, या जैसे वो इसके यहाँ माँ बताऊंगा मैं फार्म में भी प्रैक्टिकल में ये जल्दी समझ में आती है। तो बाहर की तरफ जो है एंगल लगा के ऊपर उसमें मुंह निकल जाए इतनी जगह छोड़ के, और फीडर बाहर की तरफ लगाओ उसकी बाउंड्री से, तो बकरी चढ़ेगी कहाँ से? ऊपर तो एंगल लगी हुई है, उतनी जगह के उसका मुंह चला जाए उसमें। और उसकी नियमित सफाई, ये नहीं कि भूसा पड़ा है और नीचे जम रहा है उसमें कीड़े को उड़ा रहे हैं, उसकी नियमित सफाई करो, हो सके तो उसकी भी पुताई कराते रहो। जितनी अधिक सफाई उतनी अधिक कमाई, ध्यान रखना बकरी, जितनी अधिक सफाई उतनी अधिक कमाई। तो इस तरीके से साफ सुथरी बकरियां रख के, प्रॉपर वैक्सीनेशन करा के, प्रॉपर डिवार्मिंग और डिपिंग करा के आप बकरियों से अच्छी खासी मुनाफा ले सकते हैं। और अधिक लाभ लेने के लिए 3 तरह से बकरी पालनी है, मैं आपको बता चुका हूं, फिर रिपीट कर रहा हूं। 3-3, 4-4 महीने के बच्चे लेकर उनको ईद के लिए पालें। अपने इलाके से लोकल बकरियां खरीदकर उनसे प्रॉपर नस्ल तैयार करें। प्रॉपर नस्ल की बकरियों को अच्छी आनुवांशिकी के बकरे से गाभिन करा के उनके नस्ल उन्नयन का काम करें, तो वो दिन दूर नहीं होगा कि आप सभी दीपक पाटीदार हो। आपके फार्म पर प्रत्येक बकरी 3 बच्चे और 3 लीटर दूध देने वाली होगी, बशर्ते कि आप बकर फीडर पे ध्यान दें कि फीडर टॉप का होना चाहिए। अपने फार्म में से तैयार करें, बाहर से लाएं, और बाहर से तो लाना मुश्किल है, अपने फार्म पर तो तैयार कर सकते हो, और फीडर के सप्लायर बन के बहुत अच्छा मुनाफा कमा सकते हो। तो ये आपका रहा कमाई के साधन। बेचना, बकरी को तभी बेचना है जब अच्छी कीमत मिले, और अच्छी कीमत मिलती है ईद, दिवाली, होली, त्योहारों के अवसर पे। और त्योहारों के अवसर के लिए बकरे तैयार करें और खींचें। जो बकरियां आपकी अच्छी क्वालिटी की नहीं है, उन्नत नस्ल की नहीं है, या क्रॉस हो चुकी हैं, उन बकरियों को निकाल के प्योर बकरियां रखें। उन्नत नस्ल की बकरियों की संख्या बढ़ाते जाएं और बेकार बकरियों को निकालते जाएं। अच्छे बकरों को ब्रीडर बनाते जाएं और थर्ड क्वालिटी के बकरों को ईद में खिला पिला के बेचते जाएं, और बकरी पालन करके आप अपनी रोजी रोटी। 1-1.5 साल तक इसमें से कुछ भी मिलने वाला नहीं है प्रत्यक्ष में, बाद में जो उसमें गेन हो रहा है, लेकिन मोर्टेलिटी को काबू करने के लिए इन सब चीजों पर ध्यान रखना जरूरी है। और भैया अगर मरने से बचा लिया तो धन को दूना करने वाला जानवर तो ये है, क्योंकि ये साल भर में परिपक्व हो जाती है और बच्चा देने लगती है। तो इसलिए भैया आप लोगों से मेरा अनुरोध है, आप लोगों से मेरी प्रार्थना है कि आप इस तरीके से बकरी पालन करें, उन्नत नस्ल के बकरे रखें, बकरी को ब्याहते समय जो सावधानियां हैं उनको बरतें। कोलेस्ट्रॉल हर हाल में जो है बच्चे को 30 मिनट के अंदर पिला दें, जिससे उसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता आ जाए। दूध ज्यादा न पिलाएं। दूध का मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि दूध आप एक बार बच्चा थन पकड़ ले, भाई साहब दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, एक बार बच्चा थन पकड़ ले और दूध को थन को छोड़ दे तो समझ लो जितने दूध की आवश्यकता है उसने पी लिया। फिर उसके बाद उसको दोबारा थन पकड़ाने की जरूरत नहीं कि जबरदस्ती थन घुसाते रहो, जब मोटा तब भी हो जाएगा। वो मोटा नहीं होगा, वो मर जाएगा, उसको बीमारी होगी। ठीक है भैया, इन सब चीजों का ध्यान रखें। और जब कभी भी, जैसे भी, जहां भी मेरी जरूरत महसूस करें, रात को 2 बजे फोन करके देखना परीक्षा के लिए, 2 बजे आपका फोन उठाऊंगा, आपकी समस्या का समाधान करूंगा। आप अगर अपने फार्म पर बुलाना चाहेंगे तो मैं आऊंगा, लेकिन भाई साहब किराया, भाड़ा, रहना, खाना, और मैं अकेला कभी नहीं आता हूं, एक कोई साइंटिस्ट मेरे साथ होगा तो वो आपको 1000 रुपये प्रति व्यक्ति उसको देना पड़ेगा। ठीक है भैया, तो इस हिसाब से
फार्म की विजिट, आपको बकरियां खरीदवाने में मदद करूंगा। आप पहचानिए, आपको बता दिए सारी पहचाने, उसके बावजूद भी अगर ये महसूस करते हो कि यार गुरुजी दिखा लें, तुम गड़बड़ तो ना ले रहे, गुरुजी बुला ले, गुरुजी तो तुम्हारी सेवा के लिए जिंदा। ये तो बालक दो, ये दोनों बड़े हो गए, इनके बच्चे हैं, और ये इंटर कॉलेज में लेक्चर आ रहे कॉमर्स का, ये अपना इंटर कॉलेज चला रहा है, मुझे 45,000 पेंशन मिल रही है, मुझे कोई ज्यादा चिंता नहीं, गुरुजी तो आपके लिए ही समर्पित है। आप कभी भी बुलाइए, ऐसे भी बुलाइए, कितना भी काम लीजिए। और आपने ये देखा भी होगा कि लोगों को तो मैंने आपको सुनवाने के लिए बुलवाया था, समझाने के लिए मैंने तुमको जो बातें समझाई है, इन्हीं बातों को सिर्फ ध्यान में रखो, बाकी और ज्यादा लफड़े में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। जितने झंझट में पड़ोगे उतने फंसते चले जाओगे और भैया फायदा कम और नुकसान ज्यादा कर जाओगे। इसलिए भैया आराम से प्रेम के साथ बकरियों को सफाई से पालो, प्रॉपर वैक्सीनेशन, दीवार में डिपिंग करो, समझे कि नहीं? इन ब्रीडिंग, क्रॉस ब्रीडिंग को कभी होने मत दो, नस्ल सुधार पर काम करो, ईद के लिए बच्चे पालो, लोकल बकरियों को, देसी बकरियों को किसी प्रॉपर ब्रीड में कन्वर्ट करो। ये हमारी इस ट्रेनिंग का मुख्य उद्देश्य है। और बाकी कमाई और बाकी धन की प्राप्ति ये तो उस मालिक के हाथ में है, जिसके नसीब में जो है वो उसे मिलेगा। कर्तव्य हमारे हाथ में है। श्री कृष्ण गीता में कह गए, ईसा मसीह बाइबल में कह गए और मोहम्मद साहब कुरान में कह गए कि भाई देने वाला तो अल्लाह है, हमें तो सिर्फ मेहनत करने वाले हैं। वो कह गए वो देने वाला जो है वो ईसा है। गुरु नानक कह गए कि वो मालिक, वो ईश्वर है देने वाला, बाकी हम हमारे हाथ में सिर्फ कर्म है। और हिंदुओं के श्री कृष्ण भी कह गए कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचित्, कर्म करता जा, फल की इच्छा मत कर, फल वो परमात्मा देगा, नियत सावधान तो मंजिल आसान। अब मैं इस प्रशिक्षण को यहीं पर विराम देता हूं। आज अगर कोई चीज रह गई हो मुझसे तो आप अब अभी प्रश्न कर सकते हैं, और इसके बाद घर जाकर भी जब तक मेरी सांस चल रही है, अगर मैं करके भी बोल के बता सकूंगा तब तक भी आपको बताऊंगा। रूपा से भली फूफा कह के बताऊं, पर बताऊंगा हमने भाई ना।